Procedure. The importance of public reason was emphasized in the Mandan's procedure of the assembly as well. The Constitution Assembly had 8 major committee on different subjects. पब्लिक रीजन का इम्पोर्टेंस जो है वो हमें इसका असर जो है दिखाई दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रोसीजर पे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पास 8 मेजर कमेटी थे जो अलग अलग सब्जेक्ट पर काम कर रहे थे। यूजुअली जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और B.R. अम्बेडकर चेयर दिस कमेटी। ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो चेयरमैन कमेटी थी वो थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर। दिस वे नॉट मैन हु अग्रीड विद ईच अदर ऑन मैनी थिंग्स। ये कमेटी के जो मेंबर जो थे कभी एक दूसरे को मत को सपोर्ट करते ही नहीं थे और ना ही हाँ के ऊपर हाँ या अग्री करते थे। अम्बेडकर हैड बीन अ बिटर क्रिटिक ऑफ द कांग्रेस एंड गांधी, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled caste। अम्बेडकर ने खुद बहुत क्रिटिसाइज करते थे कांग्रेस पे और गांधी पे, ये कह के कि उन्होंने कभी भी शेड्यूल कास्ट लोगों को कभी सपोर्ट किया ही नहीं या ना ही अपलिफ्ट किया। पटेल और नेहरू डिसएग्रीड ऑन मेनी इश्यूज। पटेल और नेहरू ने भी आपस में उनका बहुत डिसएग्रीमेंट होता था इश्यूज में। नेवरदलेस दे ऑल वर्क टुगेदर। कुछ भी हो कैसे तो उन्होंने एक साथ काम किया। Each committee usually drafted a particular provision of the constitution which were then subjected to debate by the entire assembly। हर कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाती थी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ बन सके, तो ये हर एक सब्जेक्ट में उन्होंने डिबेट किया। Usually an attempt was made to reach a consensus with the belief that provision agreed to by all would not be detrimental to any particular interest। उन्होंने ये बनाया था ये सोच के, ये अवेयरनेस से कि ये जो लॉ जो है जो इन सब लोगों ने बनाया है वो किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को देखते हुए नहीं बनाया है। ठीक है, सम प्रोविजन वेयर सब्जेक्ट टू द वोट। जैसे कि लॉ बनाया था, लॉ ऐसा लॉ जो वोट के रिलेटेड था, पर इन ईच इंस्टेंस every single argument, query or concern was responded to with great care and in writing। लेकिन हर बार हर आर्ग्यूमेंट, हर कंसर्न, हर क्वेश्चन जो है उसे ध्यान से लिखा गया। The assembly met for 166 days। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था यहाँ के हर एक मेंबर ने 166 डेज एक दूसरे से मिलते थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे। मतलब करीब करीब 2 साल 11 महीना उन्होंने लगा दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। इस सेशन वे ओपन टू द प्रेस एंड पब्लिक अलाइक। और ये जो सेशन था प्रेस के सामने, पब्लिक के सामने भी ओपन तरीके से हो रहा था। Inheritance of the nationalist movement, but no constitution is simply a product of the assembly that produce it। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो असेंबली का कोई प्रोडक्ट नहीं है जो असेंबली ने प्रोड्यूस किया। एन असेंबली एज अ डाइवर्स एज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वुड नॉट हैव फंक्शन इफ देयर वाज नो बैकग्राउंड कंसेंसस ऑन द मेन प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड एनश्राइन। तो असेंबली जो था काफ़ी डाइवर्स था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था, ठीक है, वो काफ़ी डाइवर्स था और ये फंक्शन नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर कुछ अवेयरनेस ही नहीं रहता तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल के बारे में जो जिसके बारे में जिसको मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा चलाना चाहिए। दिस प्रिंसिपल वे फॉर्स ड्यूरिंग द लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था बना था फ्रीडम का स्ट्रगल के दौरान, मतलब आज़ादी का संघर्ष के दौरान ये इसका फाउंडेशन बना। इन ए वे द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज गिवन कॉन्क्रीट शेप्स एंड द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल इट हैड इनहेरिटेड फ्रॉम नेशनलिस्ट मूवमेंट। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बहुत सारे लॉज का शेप और फॉर्म दिया
जो कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ था. For decades preceding the promulgation of the Constitution, the nationalist movement had debated many questions that were relevant to the making of the Constitution, the shape and form of government India should have, the value it should uphold, the inequality it should overcome. तो बहुत सालों से जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोक्लेम हुआ, प्रोक्लेम मतलब पब्लिक लोगों को बोलना, ठीक है. तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन का जब से प्रोक्लेम हुआ, ठीक है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लोगों में ये बातें बोलने लगे, ठीक है. तो नेशनलिस्ट मूवमेंट का डिबेट होने लगा, बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेप और फॉर्म है वो कैसे रहना चाहिए, वो क्या गवर्नमेंट इंडिया क्या वैल्यू होल्ड करना चाहिए, अगर इनक्वालिटी रहेगा तो उस इनक्वालिटी के ऊपर कैसे कैसे ऊपर उठना चाहिए. तो एज आंसर फॉर इन दोस डिबेट वेयर गिवन देयर फाइनल फॉर्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इससे जो इस ऐसे डिबेट से जो भी आंसर मिला या जो भी आंसर बना वो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल फॉर्म हो गया. Perhaps the best summary of the principle that the nationalist movement brought to the Constituent Assembly is the objective resolution, the resolution that defined the aim of the Assembly moved by Nehru in 1946. This resolution encapsulated aspirations and value behind the Constitution. अभी इस प्रिंसिपल का, इस लॉ का जो बेस्ट समरी जो है, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लाया, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन जो असेंबली का एम है, जो नेहरू से लेकर 1946 तक चलते आ रहा है. देयर इन रेजोल्यूशन कैप्सुलेट द एस्पिरेशन एंड वैल्यू बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन. This resolution encapsulates the aspiration and value behind the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का बहुत बड़ा रेजोल्यूशन है. What the previous section terms as substantive provision of the constitution is inspired by and sum up by the value incorporated in the objective resolution. जो determination था वो subject. Based on this resolution, our Constitution gave institutional expression to this fundamental committee: equality, liberty, democracy, sovereignty and cosmopolitan identity. तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे फंडामेंटल कमिटी का एक्सप्रेशन किया, जैसे कि लिबर्टी, डेमोक्रेटी, सोवेनिटी और कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी. Thus, our constitution is not mere maze of rule and procedure. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक रूल्स का या procedure maze नहीं है, but the moral commitment to establish a government that will fulfill the many promises that the nationalist movement held before the people. बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक मोरल कमिटी है कि गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर सके, और गवर्नमेंट जो है नेशनलिस्ट मूवमेंट को और लोग जिनको नेशनलिस्ट मूवमेंट पे पूरा विश्वास है उनका प्रॉमिसेस पूरा कर सके. What would have happened if we got independence in 1937, or if we had to wait till 1957? Would our constitution be very different from what it is today? क्या होता अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन 10 साल पहले 1937 या 10 साल बाद 1957 मिलता, तो क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फ़र्क पड़ता था जो अभी है. मेन पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. इंडिया is an independent sovereign republic. इंडिया जो है इंडिपेंडेंट है, सॉवरेन है, रिपब्लिक है. इंडिया shall be a union of erstwhile British Indian territory, Indian states and other part outside British India and Indian states as are willing to be a part of the union. इंडिया जो है वो यूनियन, वो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी का अखंड देश होगा, इंडियन स्टेट्स का, और दूसरे जो ब्रिटिश इंडिया के बाहर है, और इंडियन स्टेट्स जो है वो इंडिया का एकता का एक हिस्सा होगा. टेरिटरी फॉर्मिंग द यूनियन शैल बी autonomous unit and exercise all power
and function of the government and administration except those assigned to or vested in the union. टेरिटरी जो यूनियन में होगा वैसा ही सेम टाइप का पावर फंक्शन जो है टेरिटरीज में भी होगा। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल जो यूनियन के लिए है, ठीक है। ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शैल फ्लो फ्रॉम द पीपल। जो लो जो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस और सॉवरेन है, ठीक है, उसका का सभी पावर और अथॉरिटी जो है वो लोगों के तरफ से फ्लो होगा। All people of India shall be guaranteed a secure social, economic, and political justice, equality of status and opportunity, and equality before law, and fundamental freedom of speech, expression, belief, faith, worship, vocation, association, and action, subject to law and public morality. इंडिया में जितने भी लोग हैं वो लोग हमेशा गारंटेड रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, सोशल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, जस्टिस में, एक स्टेटस इक्वालिटी में, अपॉर्चुनिटी में, इक्वालिटी में, लॉ से पहले उनका फंडामेंटल फ्रीडम जैसे कि स्पीच, एक्सप्रेशन, विश्वास, फेथ, वर्शिप, वोकेशंस, एसोसिएशन का एक्शन भी, ठीक है। ये सब में उनको फ्रीडम मिलेगा लॉ से पहले और पब्लिक मोरालिटी से पहले। द माइनॉरिटी बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरिया डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शैल बी प्रोवाइडेड एडुकेट सेफगार्ड। लोग ऐसे मतलब वनरेबल लोग जैसे कि माइनॉरिटी में मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पारसी, सिख, बैकवर्ड और ट्राइबल एरिया में जो लोग हैं और दूसरे बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनको सेफ्टी मिलेगा। द टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सॉवरेन राइट ऑन लैंड, सी एंड एयर शैल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। तो फिर जो टेरिटोरियल रिस्पेक्ट जो है रिपब्लिक का और सॉवरेन जो ज़मीन, समुंदर और हवा में है वो मेंटेन रहेगा सिविलाइज्ड नेशन का लॉ के हिसाब से। द लैंड वुड मेक फुल एंड विलिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जो ज़मीन जो है वो वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेगा, ठीक है, और मैनकाइंड को, ठीक है, मैनकाइंड को वेलफेयर करेगा, मतलब इंसानियत का कल्याण करेगा हमारा देश। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का।